वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज हम सभी देखने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान का सेट 3। देखिए दोस्तों, अगर सामान्य निर्देश देखें तो कुल प्रश्नों की संख्या एग्जामिनेशन में आपके पास 40 रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिया जाएगा। 4 विकल्प में किसी एक विकल्प को आपको चयन करना होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित किया गया है। और यह भी याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन में आपका गलत उत्तर के लिए एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, इसलिए आप लोग सभी का सभी क्वेश्चनों का आंसर करके आइएगा। ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि आप लोगों का एग्जामिनेशन 7 दिसंबर से होने वाला था 10th बोर्ड के लिए, और क्लास 12th का एग्जामिनेशन 9 दिसंबर से होने वाला था। कितना दिसंबर से? 9 दिसंबर से। लेकिन जैक जो काउंसिल है इसके द्वारा अभी तक किसी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं निकला है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जब दे दिया जाता है तो उससे 15 दिन पहले कौन सा सब्जेक्ट का कब एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी डेट रूटीन जो होता है सब्जेक्ट का, वो अभी तक पारित नहीं किया गया है। और एक बात और कि जैक जो काउंसिल है उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी अता पता नहीं है। कहा जाता है ना, लता का अता पता नहीं है, उसी तरह जैक काउंसिल का भी उसी तरह हाल हो चुका है। और एक बात और कि हमारे देश जो हमारा पड़ोसी राज्य बिहार में सभी तरह का इन्फॉर्मेशन स्टूडेंटों को दे दिया गया है कि कब सा कौन सा डेट में कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। चलिए दोस्तों, फिर भी हम लोग अपना जो है एग्जामिनेशन डेट 7 दिसंबर को ही लेकर के चलेंगे 10th वाले स्टूडेंट, और 12th वाले स्टूडेंट 9 दिसंबर को ही लेकर के चलेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना दोस्तों, राह में पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, राह में पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं सफ़र जारी रखो, सफ़र जारी रखो। चलिए बिना समय व्यक्त किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है। अगर आपतन कोण बोल रहा है 60 डिग्री है तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात कि ये मान लेते हैं कोई समतल सतह है। ये समतल सतह पर आपतित किरण आ रही है और ये जो किरण जा रही है ये प्रवर्तित किरण जा रही है, और इन दोनों के बीच एक अभिलंब बनता है, और यहाँ पर एंगल आई रहता है और यहाँ पर एंगल आर रहता है। तो आने वाला 60 है तो जाने वाला भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 2 का सही आंसर होगा ए नंबर। ठीक है दोस्तों, फोकस होगा। जैसे देखिए, ये कोई अवतल दर्पण मान ले रहे हैं, ये इस अवतल दर्पण में यहाँ पर क्या होता है? पी होता है, ये सी होता है, और ये देखिए यहाँ पर एफ होता है। ठीक है। तो ये इस तरह की किरण आएगी, और ये किरण सबसे पहले कहाँ से होकर के गुजरती है? फोकस से होकर के गुजरती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फोकस। 2 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे एफ बराबर क्या होता है? r/2। एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो एफ r/2, वक्रता त्रिज्या कितना है? 54/2। अगर काटिएगा तो कितना निकल जाएगा आपका? 27 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा 3 का? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का सी नंबर, वक्रता केंद्र पर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। कौन से? गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि गाड़ी के पक्ष दृश्य दर्पण के लिए साइड मिरर जो बोल रहा है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में, और चेहरा देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है चेहरा देखने के लिए, और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सा घटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, और वायु से भी ज़्यादा किस में होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 8,
यानी 8। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो कहाँ पर रखेंगे जब बनेगा? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर, और ये हमेशा मीटर में ज्ञात होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु है। कितना सेंटीमीटर वस्तु है? 10 सेंटीमीटर किसी उत्तल लेंस के सामने रखा गया है। कितना गुना आवर्धित प्रतीत हो रहा है? तो 3 गुना आपका आवर्धित प्रतीत हो रहा है। ठीक है, 3 गुना। तो क्या निकालने बोल रहा है? आवर्धन। तो जितना गुना आवर्धित प्रतीत होगा वही इसका आवर्धन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो नेत्र के दृष्टिपटल या तो रेटिना में नेत्र का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ए नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, निकट दृष्टि दोष किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष जो होता है आपका अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, 12 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। और एक आप लोगों को तरकीब बताते हैं, बोल रहा है निकट। तो निकट कितना अक्षर का बीमारी है? 3 अक्षर का। तो दवा हम लोग कितना अक्षर का लेंगे? 4 अक्षर का। दवा का मतलब यहाँ पर कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और यही आपको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष है? दूरदृष्टि दोष है, जिसको हम लोग दीर्घ दृष्टि भी दोष कहते हैं। ये कितने अक्षर का लिखा हुआ है? 2 अक्षर का। तो दवा कितना अक्षर का लेंगे? 3 अक्षर का। अगर बीमारी निकट दृष्टि दोष होगा तो 3 अक्षर होगा, तो इसमें दवा लेंगे हम लोग 4 अक्षर का। अगर दूरदृष्टि दोष होगा तो इसमें अक्षर आपका 2, तो दवा लेंगे हम लोग 3 अक्षर का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होगा? तो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है और निकटतम बिंदु बोलता तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? तो श्वसन से आपका ऊर्जा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, क्योंकि ये कम सक्रिय गैस होता है, जबकि ऑक्सीजन गैस अधिक सक्रिय होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना आपका एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि जब लोहा और जल मिलता है तभी जंग लगता है। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि 2 अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो याद रखिएगा, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वही पदार्थ आपका उपचयन के अंदर आएगा। जैसे अगर बात करें यहाँ पर ZnO है, इसके बाद C है, तो जिंक के पास ऑक्सीजन है जबकि कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन आगे अभिक्रिया होने के बाद क्या हो जाता है? कॉपर के पास ऑक्सीजन चला जाता है और जिंक से हट जाता है। तो क्या हो रहा है? कॉपर यानी कि आपका कार्बन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, कार्बन के पास। ठीक है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप लोग CO मत कीजिएगा, नहीं तो चले कोर्स आपका आंसर गलत हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो अगर इसमें देखते हैं कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, देखिए सबसे पहले AgNO3 है, यहाँ पर O के पास 3 है, O के पास 3 है, Cl 1 है, Ag भी 1 है, N और N आपका 2 हो गया है, यहाँ पर भी N और N 2 हो जाता है। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, 18 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। बाकी वो सभी आपका क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 19, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनाता है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए पदार्थ में कौन रंग सूचक की तरह काम करता है या व्यवहार करता है? तो लिटमस करता है। कौन? लिटमस। लिटमस से और क्या क्वेश्चन बनेगा? लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है? तो बैगनी होता है। लिटमस का जो पत्र होता है कहाँ से निकाला जाता है? तो लाइकेन नामक पौधा से। कौन से पौधा से? लाइकेन नामक पौधा, या तो बोल सकते हैं आप लोग NCERT के अनुसार से लीचेन का पौधा। कौन सा पौधा? लीचेन का पौधा। इसका प्राकृतिक रंग बैंगनी, या तो लाइकेन का पौधा बोल सकते हैं या तो लीचेन का पौधा बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? तो हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर
कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट जिसको हम लोग कहते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो बस जरा सा दिमाग लगाइए, ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो नीचे भी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर सी नंबर, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट 1/2H2O को, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो अगर इसमें देखिएगा दो अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, और वही एकल अभिकारक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बनाता तो आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाता, ठीक है। और विस्थापन 2 बार लिख दिया है, एक मिस्टेक हुआ होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद है क्या क्वेश्चन नंबर 24, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा, सिट्रिक अम्ल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, HCl होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान संभावतः क्या होगा? तो इसका pH मान 2 होगा, ठीक है। देखिए कैसे याद रखिएगा, एक शब्द लिख दे रहे हैं हम, अनिल, आ से होता है आपका अम्ल, और जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल, और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? क्षार, ठीक है। कौन कर देगा? क्षार। तो दिमाग में याद रखिएगा अनिल नाम, ये अनिल आ से क्या हो जाएगा? अम्ल, अम्ल क्या करता है? नीला को लाल कर देता है, और क्षार क्या करता है? नीला को लाल को नीला कर देता है, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, और क्षार का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक किसका होगा? क्षार का pH मान, और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7। तो 7 से कम कौन है? तो यहाँ पर 7 से कम है आपका 2, तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? तो खाद्य रिक्तिका में करता है। किससे करता है? तो खाद्य रिक्तिका में करता है, और कुटपात की सहायता से क्या करता है? पकड़ता है। और याद रखिएगा अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला कितना कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव है, कहाँ पर पाया जाएगा? जलाशय में। अमीबा के अंदर एक केंद्रक होता है, कुटपात की सहायता से यह अपना आकृति विक्रेता बदलता है, और ये भोजन भी पकड़ता है किसकी सहायता से? कुटपात की सहायता से। और खाद्य रिक्तिका में क्या करता है? भोजन को पचाता है, या रखता है, या खाता है, ठीक है। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। और अमीबा एक प्राणी संभोजी जीव, प्राणी संभोजी से पाचन करता है, या प्राणी संभोजी जीव भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। कौन? पेप्सिन। पीत नहीं करता है, ठीक है। ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ना सलेस्मा, ठीक है। तो कौन करता है? पेप्सिन करता है। 28 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण होता है? तो अभी हम बोले थे ऊपर में अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। 2 अलिंद और 2 नीले। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? तो कौन माध्यम को क्षारीय करता है? क्षारीय का जब भी बात करेगा तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्षारीय कौन करता है? तो पित्त करता है, और अम्ल आमाशय में होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई आपका विकराणु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन कार्य वापसो उत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? तो कौन सा कार्य नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के श्वसन ऊपरी मुखी गति में सहायक है, ये होता है। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी है, यह पौधों में ताप का नियमन करता है, ये भी होता है। क्वेश्चन नंबर सी है, माने ऑप्शन सी है, यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है, ये भी होता है। क्वेश्चन नंबर डी है, यह भोजन का संवहन करता है। तो नहीं सर दोस्तों, भोजन का संवहन इससे नहीं होता है, वापसोत्सर्जन क्रिया के उपरांत नहीं होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पौधा है? तो एक लिंगी पौधा है आपका पपीता, ठीक है। गुड़हल, सरसों, आम, ये सभी द्विलिंगी पौधा है। अगर यहीं पर बात कर देता आपका एक लिंगी जंतु में मानव एक लिंगी है,
कुत्ता आपका एक लिंगी जंतु है, क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी तो पूछ सकता है ना। तो एक लिंगी जंतु का बात करेगा तो कुत्ता हो जाएगा, मानव हो जाएगा, सभी एक लिंगी जंतु है। और यही बोलते केंचुआ, क्या अगर बोलते हम केंचुआ, ठीक है, तो आपका जो केंचुआ है ये आपका द्विलिंगी जीव है। कौन सा जीव है? द्विलिंगी जीव है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 35, दिए गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? अगर चित्र को देखिएगा, देखिए यहाँ पर मुकुलन है और ये स्पर्शक है, तो मुकुल से याद रखिएगा, मुकुल से नए जीवों को जन्म लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुकुलन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 36, लड़कों में यौना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो ये आपका हार्मोन करता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन सा वो जनन तंत्र का भाग है? ठीक है, तो गर्भाशय होगा। शुक्राशय पुरुष में, शुक्रवाहिनी भी पुरुष में ही बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मूत्रवाहिनी ये तो दोनों में पाया जाएगा आपका, तो गर्भाशय होगा। उसके बाद है आपका हम क्वेश्चन नंबर 38, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अत्यंत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा। और बाकी ये सभी जो तीनों हैं आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। साथ ही साथ ये जीवाश्म ईंधन के भी उदाहरण आ जाएंगे, जैसे पेट्रोल और कोयला, ठीक है। इसके बाद पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा भी होगा आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। तो ये हुआ आपका टोटल 40 प्रश्नों का उत्तर दोस्तों, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।